दूसरा है फ्रॉम द रविंद्र संगीत टू डोरेमोन टू द मोलिकॉर्डर एक्ट। आपके व्याख्यान का विषय है रंगमंचीय प्रस्तुति पर बचपन। इस स्टेज में बच्चों के मनोभाव गतिविधियों का जिस तरह से अभिनय किया जाता है उस पर हिया मैडम हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे। आज के व्यस्त जीवन में एक तरह से बचपन जैसे गायब ही हो गया है। बच्चे अभिनय जैसे क्षेत्रों से दूर हो गए हैं। वे अपने भविष्य की चिंता का शिकार हो गए हैं। युवा समाजशास्त्री डॉक्टर हिया सेन बचपन से जुड़े विषयों पर छोटे मोटे अनुमान करती रही हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस व्याख्यान में हमें बचपन को देखने की एक नई दृष्टि मिलेगी। आज हम हिया मैम से इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर अंकिता ने अपनी मेहनत से इतना अच्छा परिचय पत्र तैयार किया। अब जैसा कि हम लोगों की परिपाटी है इसको आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह जो व्याख्यान हुआ उसका रिपोर्ट पढ़ने के लिए रंजीत सिंह आ रहे हैं हमारे बीच। रंजीत, नमस्कार। विभाग के आदरणीय अध्यापकगण एवं आज के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर हिया सेन जी। मैं रंजीत सिंह दिनांक 29 मार्च 2017 को प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रांगण में आयोजित प्रेमचंद अंतर विषयक व्याख्यान माला 13 के अंतर्गत प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर सुनीता भट्टाचार्य द्वारा दिए गए व्याख्यान पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विषय था परसेपोलिस विद्रोह, आजादी तथा हिजाब की दुविधा। परसेपोलिस उपन्यास ईरानी मूल की लेखिका मार्जन सतरपी द्वारा लिखित है, जिस पर उस दिन खुलकर बात की गई। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार नारीवाद पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी परिपक्वता के विरुद्ध विद्रोह का एक नया मापदंड निर्धारण कर रही है। वस्त्र से किसी भी स्त्री की पहचान नहीं होती, किंतु यह मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग किस प्रकार इस पक्ष को ग्रहण कर रहे हैं। स्त्रीवाद की पश्चिमी सोच पर अनेक सवाल उठाए गए। पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध की गई आलोचना, विद्रोह का अर्थ और भाषा विकृत होकर किस प्रकार मनुष्य पर अपना व्यापक प्रभाव डाल रही है, जिसका एक पक्ष हम परसेपोलिस उपन्यास में देख सकते हैं। इस दृष्टि से नारीवाद की पहचान बहुत अलग है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने यह भी अभिव्यक्त किया कि विद्रोह के लिए एक विशेष सामाजिक स्तर पर जन्म लेना आवश्यक है। यही है पाश्चात्य संस्कृति के विकृति का परिणाम। नई भाषा और दृष्टि जो परंपरागत सत्ता तंत्र से अलग हो, यह स्त्री के लिए जरूरी बताया गया है। इस्लाम धर्म द्वारा किए गए अत्याचार और विद्रोह जिससे हिजाब का उदय हुआ। उन्होंने हिजाब की दो दुविधाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। पहला तो हिजाब द्वारा स्त्री की पहचान तथा दूसरा पीड़ितों के रूप में देखने की दृष्टि। इससे उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने हिजाब के प्रति एक नए दृष्टिकोण को विकसित किया। उनके अनुसार हिजाब स्त्री के चयन का मामला होना चाहिए, मुक्ति या विद्रोह का प्रतीक नहीं। उन्होंने सतरपी द्वारा कहे गए कथन की एक सभ्यता कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकती को एक नए विचार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार हिजाब की दुविधा महिलाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रही है तथा स्त्री का विकास किस प्रकार उससे विपरीत हो रहा है। उसे उन्होंने मर्मस्पर्शी शब्दों में अभिव्यक्त किया। एक नारीवादी जीवन दृष्टि का संबंध जीन्स, साड़ी या हिजाब से पूरी तरह संबद्ध हो यह जरूरी नहीं होता। इस प्रकार स्त्री तथा समाज के प्रति इस उपन्यास के द्वारा नई विचारधारा का सृजन उन्होंने किया। अंत में उन्होंने यह कहा कि एक नारी पुरुष बनकर ही नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के बल पर अपनी सोच एवं दृष्टि से बदलती है। इसी के साथ डॉक्टर सुनीता भट्टाचार्य ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। उनका पूरा व्याख्यान बहुत ही दिलचस्प रहा। उनके वक्तव्य से स्त्रीवाद तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रति एक नए विचारधारा का सृजन हुआ। हिजाब की दुविधा जिसका एक दोहरा पक्ष हमारे सामने खुलकर आया वह विचारणीय था।
इसके साथ ही श्रोताओं से प्रश्न पूछकर उन्होंने इस व्याख्यान को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया। व्याख्यान का संचालन हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर ऋषि भूषण चौबे सर ने किया। UG4 की सुदेशना चक्रवर्ती जी ने सुहिता भट्टाचार्य जी का विधिवत परिचय प्रस्तुत किया। तत्पश्चात PG फाइनल की छात्रा अलका त्रिपाठी ने पिछले व्याख्यान का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुहिता जी से 3 प्रश्न क्रमशः PG की छात्रा रितु जोशी, कोमल तथा प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा मदालसा मणि त्रिपाठी ने किया, जिसका उत्तर उन्होंने अत्यंत ही संतोषजनक एवं स्पष्ट रूप में दिया। अंत में व्याख्यान पर टिप्पणी के लिए हिंदी विभाग की विभागदा अध्यक्ष तथा कला की डीन महोदया प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी ने जिसमें उन्होंने स्त्री की देह से ऊपर एक बौद्धिक आवरण या यूं कहें व्यक्तित्व के रूप में देखने की पहल की तथा एक ईरानी फिल्म के द्वारा अपने वक्तव्य को समाप्त किया। UG4 की रेशमी सेन शर्मा ने संपूर्ण सेमिनार के ऊपर अत्यंत ही रोचक एवं विधिवत तरीके से धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम को और अधिक रंजित करने का प्रयास किया। धन्यवाद। कितना सुंदर रिपोर्ट पढ़ा ना। रंजीत ने बड़ी मेहनत की है। एक अच्छा रिपोर्ट इसे ही कहते हैं। और एक पूरी तस्वीर पिछले व्याख्यान की हम लोगों के सामने उभर गई। हमारे बीच परफॉर्मिंग आर्ट के अध्यापक भी हैं। आज का विषय परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ कला से भी है और समाज शास्त्र से। तो एक तरफ समाज शास्त्री है, दूसरी तरफ कला शास्त्री है। तो इनकी भी टिप्पणी हम लेंगे। आप दूसरे सर भी हैं और इनकी टिप्पणियां भी हम लेंगे व्याख्यान के बाद। अब मैं समय जाया न करते हुए प्रेसिडेंसी की लोकप्रिय अध्यापक, सर्वाधिक लोकप्रिय अध्यापक हिया सेन जी को आमंत्रित करता हूं। आ जाओ। Can you hear me? Yeah. So, Rishi and Ankita, thank you very much for the very warm welcome. Rishi तो बहुत टांग भी खींच लिया और अंकिता मेरी प्रमोशन भी करवा दी। बहुत सारी पुस्तक नहीं है यार, एक पुस्तक है, बाकी सारे आर्टिकल्स हैं। हाँ, आर्टिकल्स है। हाँ, तो आई वांटेड टू, हम जब ज्वाइन किए 5 साल पहले, हम 4.5 साल पहले, हम बहुत बोलते रहते थे कि यार सब कुछ बहुत इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हमने से बस हिंदी डिपार्टमेंट करके दिखाया है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके। और इट्स वेरी, आई अपलॉड द एफर्ट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन। ये जो रिपोर्ट है ताकि आप लोग सुने और बाद में इसके बारे में बात भी करें और ये रिकॉर्ड्स भी रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब दूसरे डिसिप्लिन के लोगों की नॉट जस्ट पर्सपेक्टिव सुनना, लेकिन उनकी वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जिस जगह पे अभी हैं इसका बहुत ही ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अब मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ और मैं हिंदी में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। और ऋषि सर ये सब कहने के बाद तो मुस्कुराऊँगी भी बहुत कम। अब आगे देखिए। मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR से एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो अभी फरवरी के एंड में ख़त्म हुआ। जैसे अंकिता बताए, प्रोजेक्ट का नाम है परफॉर्मिंग चाइल्डहुड, परफॉर्मिंग चिल्ड्रन। तो मैं सोच रही थी बहुत लेक्चर किस विषय में होगा, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बोलना भी था। अब ख़त्म भी हो गया है, बस बार बार दोहराने के अलावा कुछ लगाव है नहीं उसके साथ। So I thought I would tell you guys about why I began the project in the first place and present just a tiny slice of the work that I have been doing for the last 2.5 years. आप में से कितने लोगों का हिंदी सोशियोलॉजी जेनेट था? Oh very good. Why Study Society कितने लोगों का था? Thank you. थोड़ा मदद कर देना यार। स्ट्रक्चर जब बोलूँगे तब ट्रांसलेशन दे देना। जैसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा बोलना भी। अब सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड, सोशियोलॉजी में इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट सब डिसिप्लिन्स। ये 1990s में
एस्टैब्लिश्ड हुआ एज अ सब डिसिप्लिन, उससे पहले भी चाइल्डहुड और चिल्ड्रन लेके थोड़ा बहुत काम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में हुआ है, लेकिन उनका एक बहुत ही स्क्यूड एसिमेट्रिकल पर्सपेक्टिव रहा है। और वो स्क्यूड इसलिए है कि जैसे 1960s में हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट किए थे, सिक्स कल्चर स्टडी नाम है उसका। तो वहाँ देखा जाता था कि जैसे राजपूत घरों में बच्चे चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, सो हाउ अ चाइल्ड in a Rajput household becomes a Rajput adult and learns the Rajput ways of life. वैसे ही मेनलैंड चाइना में ऐसे काम हुआ है कि how Chinese children are taught the ways of becoming a Chinese person. 1970s और 80s के एंड में तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए इस रिसर्च टेंडेंसी से, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो बचपन को देखने का जो अंदाजा है ये बहुत ही वन साइडेड है, कि यहाँ पे बच्चों को देखा जाता है नॉट एज पीपल इन देयर ओन राइट। बच्चे इसलिए रिसर्च में सिग्निफिकेंट है क्योंकि कभी ना कभी वो बड़े बनने वाले हैं और इंटरेस्ट बड़ों में ही है, एडल्ट्स में ही है। तो इसीलिए बच्चों को अभी देखा जा रहा है कि कैसे बन रहा है। हाँ, तो कैसे इस पर्सपेक्टिव को, इस देखने के अंदाज को संशोधन करने के लिए एक प्रयास शुरू हुई ये 1988 से लगभग। तो ये जो न्यू सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड है, वो एक तो उन लोगों का कुछ की फीचर्स है, कुछ बेसिक क्लेम्स वो लोग करते हैं कि ये हम लोगों को फॉलो करना है और आगे बच्चों को लेके गवेषणा इसी रूट पे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक ये है कि चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट एज बिकमिंग्स, कि बन रहे हैं ऐसे नहीं है, उसको देखना है, जैसे है वैसे देखना है। सो चिल्ड्रन एज बीइंग्स एज अपोज्ड टू चिल्ड्रन एज बिकमिंग्स। सेकेंड ये है कि बचपन जो है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कैटेगरी। आप तो शायद इस आर्ग्यूमेंट से वाकिफ हो, आप बहुत सोशल कंस्ट्रक्ट बोलते रहते हो, जेनेट पेपर्स हम भी चेक करते हैं। तो बचपन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हर जगह बचपन का एक कॉन्फ़िगरेशन या एक फॉर्म नहीं है। अब तीसरा जो है ये भी कुछ 1960s और उसकी पहले की सोच की अगेंस्ट बैकलैश है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन के बारे में बात होता था। जैसे ही बच्चों के बारे में बात होता है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली की प्रैक्टिसेस, मॉरल्स, वैल्यूज जो बच्चों के ऊपर इम्पोज किया जाता है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान था। तो 1990s में कुछ सोशियोलॉजिस्ट कहने लगे कि ये भी बहुत एडल्टिस्ट पर्सपेक्टिव है, कि आप हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो कि बच्चे कोई पैसिव सा रिसेप्टेकल है जिसको जैसे सिखाओ वो बस वही सुनते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा क्या? मतलब ये है कि बच्चे फॉर्मेटिव स्टेज में है, उनको हर एंगल से बहुत सारी चीज़ों की सीख मिलता रहता है टिल अ सर्टेन एज। टॉयलेट ट्रेनिंग से शुरू करके कैसे बात करना है, क्या कहना है, नहीं कहना है, ये भी। पर उसके अलावा उसके बीच में भी तो कुछ होगा ना, तो ये भी हम लोगों को देखना है। दिस गॉट वन ऑफ द की टेनेट्स। तो ये जो आइडिया है कि हम लोग सोशलाइजेशन हैवी पर्सपेक्टिव को थोड़ा क्रिटिकली देखेंगे, तो ये काउंटर करने का तरीका हुआ ऐसे कि सम सोशियोलॉजिस्ट स्टार्टेड असर्टिंग चिल्ड्रन एज एक्टर्स, चिल्ड्रन एज हैविंग एजेंसी यानी कि द कैपेसिटी टू एक्ट। मतलब तुम कोई बच्चा को बोलो, ये मैं पहले एक बार सुनी थी मेरे एक दोस्त से कि वो बोर्ड एग्जाम के 1 साल पहले से घर में थोड़ा ड्रामा चलता है ना कि टीवी कम देखो, ये कम करो, वो कम करो। तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो जैसे ही उसकी माँ बाप निकल जाते थे काम के लिए
के दोपहर को घर रहता था, वो टीवी देखता था। और जैसे ही उसको गेट की आवाज़ खट आवाज़ सुनाई देता था, तुरंत वो टीवी ऑफ करके अपने कमरे में चला जाता था किताबों के साथ। तो उसकी माँ को पता चला। कैसे पता चला? घर आते ही उसको लगा कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है बेटा। फिर सोफे पे हाथ रख के देखा कि सोफा गर्म है। हाँ, तो जब उसे पता चला कि ऐसे उसके ऊपर काइंड ऑफ कीपिंग चेक, तो उन्होंने भी मतलब वो भी बहुत तेज था, वो एक कुशन लेके आया। तो दोपहर को जैसे ही माँ बाप निकल जाता था, वैसे ही वो कुशन पे जमीन पे बैठ के टीवी देखता था और गेट की खट सुनते ही कमरे में चला जाता था। दिस इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी, पर इट शोज दैट देयर इज मोर देन adults instructing children and children doing exactly as is expected of them. ठीक है। तो मुझे थोड़ा बोर्डम था। अभी सोशियोलॉजी में पिछले 20 साल से या 15 साल से लगभग ये चिल्ड्रंस सोशलाइजेशन और चिल्ड्रंस एजेंसी, इसी चीज को लेके बस डिबेट जारी है, अब तक खत्म नहीं हुई है। तो मुझे थोड़ा सा बोर्डम हुआ इस स्थिति से, और मुझे कोई और स्पेस देखना था चाइल्डहुड समझने के लिए। और मैं सोची कि जैसे अभी बचपन का जो इमेजिनेशन है, सोशियोलॉजिस्ट जितना ही भले कहें कि चाइल्डहुड इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, पर एट द एंड ऑफ द डे जब रिसर्च की बात होती है ना, वो रिसर्च करते हैं ज़्यादातर टाइम पे स्कूल में या फैमिली में या प्लेग्राउंड में। तो कहीं पे वो अटक जाता है। मतलब जैसे कि तुम्हें शेर के ऊपर रिसर्च करना है, तो तुम थोड़ी ना जू में जाके हर दिन शेर को देखोगे। मतलब शेर का तो अलग भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, तुम उसको बांध रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में। So I was looking for a different context which was not already pre-decided in terms of where it sees children or childhood, and I was thinking of theatre. और ये ऐसे शुरू हुई 2013 में। मैं दिल्ली में एक बाल नाटक कहता है ऋषि, बाल नाटक देखे, और 3 छोटे छोटे स्किट्स है। आप भी बचपन में कभी किए होंगे ऐसे, पर आजकल थोड़ा कुछ सोशली सेंसिटिव नाटक बच्चों से करवाने का एक चल रहा है हवा कुछ। तो ये 3 स्किट्स में से एक स्किट था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, दूसरा था ईव टीजिंग मोलेस्टेशन पे, मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसी टाइप का कुछ थीम था। 4 बजे का शो था। ऑडियंस जो थे वो बच्चे जो एक्टिंग कर रहे हैं उन्हीं की भाई बहन थे, और उनकी नानी और माँ, मेल फैमिली मेंबर्स, एडल्ट फैमिली मेंबर्स वो मिसिंग। तो कुछ बच्चे आए, एक सीन था ईव टीजिंग की, कि कोई लड़की आएगी, और ये सारे बच्चे, इनकी उम्र 9 से 15 तक मैक्सिमम। तो एक ऐसा सीन थी कि लड़की ऐसे जा रही है चीनी खरीदने, और 3-4 लड़के उसकी दुपट्टा खींच के छेड़ते हैं। हाँ, तो जो लड़के ये क्या बोलते हैं, छेड़ने वालों की रोल कर रहे हैं, उनकी उम्र होगा 10-11, उससे ज़्यादा नहीं, इतना सा। तो वो लोग जैसे ही एंट्री मारे ना, ऐसे कॉलर ऐसे ऊपर करके, और बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे से दुपट्टा खींच रहे थे, गाली दे रहे थे। मतलब मैं तो देख के एकदम वो हो गई कि सीखे कहाँ से है। और उनकी जो मतलब ग्रैंड मदर्स बैठे थे सामने की सीट में, वो लोग एकदम सीटी मार रहे थे, ताली बजा रहे थे, और बच्चे उतना ही उत्साहित होकर और दुपट्टा खींचने लगे। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब एक स्पेक्टेकल था, और बहुत मतलब परफॉर्मेंस भी बढ़िया था एक हिसाब से। थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बच्चे रेपिस्ट मोलेस्टर के रोल में है, बट अदरवाइज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो लड़की जिसकी दुपट्टा खींची जा रही थी, उसकी उम्र होगी कितनी, 13, नॉट रियली श्योर, बट आई थिंक शी वाज अबाउट 30, स्लाइटली ओल्डर। तो रो रही थी, मतलब दिखाना है कि उसको शर्म आया, गुस्सा भी, और वो रो रही है, और आंखें बंद करके यहाँ पे थोड़ा सा क्लच करके वो ऐसे गास्प करे, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, ऐसे वो रो रही है। फिर 1-2 स्किट के बाद वापस वही बच्ची आई, और इस बार थीम है घर पे कोई बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है।
कोशिश में है कि माँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ और माँ यकीन नहीं कर रही है। हाँ, तो ये सीन में जहाँ पे माँ डांटते हो, बोलते क्या बकवास कर रहे हो, बच्ची यहाँ पे उसका रोल है कि 13 साल की जो लड़की है उसका रोल है कोई छोटी बच्ची क्लास 4 में पढ़ती है, इस टाइप के दिखाया गया है। तो वहां पे वो रोने लगती है ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करके, और मुंह से एक थोड़ा सा विम्पलिंग सा ऐसे निकल के। सो मैं सोच रही थी कि देखो एक ही इंसान दोनों क्या बोलता है किरदार में आ रही है और रोने का ही सीन है, दोनों में अब्यूज का सीन मतलब प्लॉट है और रोने का सीन है, लेकिन कैसे दिखा रहे हैं वो अलग सा साइंस और मैनरिज्म्स के दौरान कि वो अपसेट है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है। तो उसके बाद से ना जब भी मैं कॉन्शियसली बाल नाटक देखने लगी, मुझे और भी ज़्यादा ये कन्विक्शन मेरा बढ़ता गया कि बच्चे जब बच्चों के रोल करते हैं ना, हम तो ऐसे भी नाटक देख के हमेशा बोलते हैं इसका थोड़ा कन्विंसिंग नहीं था, इसका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गया। बच्चों का एक जितना छोटा बच्चा और वो जितना छोटे बच्चों की रोल करते हैं उतना ज़्यादा एक ऑकवर्डनेस मुझे दिखने लगा कि ऐसे ऐसे करके रोना, ऐसे ऐसे करके चलना। तो मैं सोची कुछ करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए एकदम प्रॉपर एकदम फुल फ्लेजेड एक रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान कि हाउ इज चाइल्डहुड परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। हाँ, एंड इफ इट एनीवे हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सोशियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ चाइल्डहुड और ऑफ चिल्ड्रन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ऐसे करके शुरू हुई। तो अब बाल नाटक जो है, मैं फोक ट्रेडिशंस नहीं देख रही हूँ, मैं प्राइमरली कंपनी थिएटर देख रही हूँ। और मेरा कुछ रीजन्स है कि मैं कोलकाता में देखती हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे। कभी कभी जब कोई थिएटर फेस्टिवल्स होता है तब दूसरे प्रदेश से भी आता है, जैसे उड़ीसा या साउथ से कर्नाटका में एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, तब मैं देखती हूँ। बट प्राइमरली दीज आर द साइट्स वेयर आई लुक एट परफॉर्मेंसेस। I have seen over and documented over 75 plays for children, right? तो इसमें एक खासियत है कि आप अगर बाल नाटक, भारतवर्ष में बाल नाटक की हिस्ट्री देखो, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन एक ज़माना था जब पिछले 20th सेंचुरी तक जब नाटक की कंपनी ऑल बॉयज़ कंपनीज होते थे बहुत सारे जगहों में। ये इंग्लैंड में तो था ही, यहाँ पे भी कर्नाटका में गुब्बी नाटक कंपनी नाम का एक कंपनी था, गुब्बी वीराना नाम की एक थिएटर क्या बोलो एक्सपर्ट की। तो ऑल बॉयज़ ट्रूप का 2-3 कारण थे। एक तो लड़कियां, एक तो वो स्टिग्मा है कि लड़कियां आएंगे अभिनय करेंगे मंच पे, इट इज करप्टिंग और पोल्यूटिंग, ऐसे एक आइडिया। दूसरा, जब बॉयज की कंपनी है, आप कभी नोटिस करना कि 20 साल के नीचे जो लड़के होते हैं, थोड़ा बेबी फेस टाइप के और दुबले पतले, उनसे औरतों का रोल भी बहुत अच्छे से करवाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बड़े हो जाते हैं और थोड़ा वो स्टबल वबल आते हैं, तब उतना बात बनती नहीं है। तो ऑल बॉयज का एक वो यूटिलिटी भी है, बहुत टाइप के किरदार के लिए आपको एक्टर्स मिलेगा। अब 1970s 80s से एक बहुत विजिबल चिल्ड्रंस थिएटर, नॉट फॉर एनी ऑडियंस बट फॉर अ चाइल्ड ऑडियंस, इस टाइप का एक मूवमेंट शुरू हुआ। एटलीस्ट दिल्ली में तो वैसे ही शुरू हुआ। 1980s में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उन्होंने एस्टैब्लिश किया संस्कार रंगटोली नाम की एक विंग, थिएटर एंड एजुकेशन, टाई। तो उनका बहुत ही स्ट्रेट मुद्दे थे कि बच्चों को थिएटर में इंटरेस्ट दिलवाने के लिए बच्चों के लिए अलग से कंटेंट प्रोड्यूस करना है। और यहाँ पे 2 टाइप की TIE प्रोडक्शंस होते हैं। एक जो कहाँ पे कलाकार भी बच्चे होते हैं, उनको वर्कशॉप से सिखाया जाता है कि कुछ बेसिक प्रोटोकॉल और स्टेज क्राफ्ट की, पीठ दिखा के ऑडियंस को पीठ दिखा के नहीं निकलोगे, इस टाइप की चीज़ें। पर दूसरा जो ब्रांच है TIE का, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल भारतवर्ष में, वो है कि बड़े
जो कलाकार हैं वो बच्चों के लिए बच्चों की रोल्स की भी अभिनय करेंगे, ठीक है। अब राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब से ये इंटरेस्ट आया है बच्चों के लिए बाल नाटक में, जहाँ पे दर्शक बच्चे हैं, ये सोचिए, तब से देखोगे एक तो कॉन्सेप्ट है कि बचपन कुछ अलग ही फेज है और बच्चे कुछ अलग किस्म के इंसान हैं, वो बड़ों जैसे नहीं है। हाँ, अब अलग अलग रीजन्स में शायद अलग बैकग्राउंड्स होंगे। हिंदी में 1862 में भरत नाटक सबसे पहले, आई थिंक इट वुड बी कंसिडर्ड वन ऑफ द चिल्ड्रंस प्लेस, राइट। दिस इज राजा लक्ष्मण सिंह की 1862। हाँ, और उसकी पहले भी तुम्हारा कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में भरत मेक्स अ स्मॉल कैमियो अपीयरेंस। लेकिन ये जो भरत नाटक है इसमें भरत इज द की, इज अ प्रोटैगनिस्ट और सब कुछ उसी को घेर के होता है। और वहाँ पे कुछ चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बार बार ये प्ले में भी ये बात आता है कि भरत सरल ही नहीं तेजस्वी है। हाँ, इतना तेजस्वी कि बड़ों में भी ये क्वालिटीज नहीं दिखते हैं। फिर 1915 की तरफ जब आओगे देखोगे कि हिंदी में तो जरूर, बांग्ला में भी ये आइडियाज, मतलब ये परफॉर्मेंस के दौरान दिखाया जाता है कि बच्चे वर्सेस एडल्ट्स। हाँ, बस अलग है यही नहीं, दोनों अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप जैसे हैं। हाँ, तो ये है तुम्हारा आप लोग का भगवान नारायण भार्गव का पाठशाला नाम का एक नाटक है, 1917 में लिखा गया था। बहुत बार it has been staged, I would believe, although I have not seen any of the productions, I have just read about them. तो ये पाठशाला में भी बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब larger than life sort of is their mischief। तो एक कोई एक्सचेंज रहता है उस प्ले में कि पंडित जी बच्चों को पीटने के लिए किसी और बच्चे को बोलता है जाओ डंडा लेके आओ। तो फिर एक शरारती बच्चा खड़े होके बोलते हैं क्या करोगे, डंडा से आप क्या करोगे? तो पंडित जी कहते हैं मरम्मत करेंगे। तो बच्चा कहता है हम कोई टूटी फूटी पदार्थ है क्या कि मरम्मत करोगे? फिर पंडित जी चुप हो जाते हैं। और मतलब ये अब मैं कह रही हूँ तो थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में ये बहुत ही टेंस मोमेंट है, कॉमिक रिलीफ भी है और बहुत टाइट और टेंशन फ्रॉड भी है। और इसके एंड में पंडित जी चुप हो जाते हैं और बच्चे जाते हैं खेलने और पंडित जी चुपचाप थोड़ा ऐसे स्टूप करके चले जाते हैं, हाँ, अपने किताब लेके। तो थोड़ा ये दिखाने का ये ट्रेंड शुरू हुआ कि बच्चे ऐसे चीज है, उनमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्षमताएं हैं जो वो बड़े से तो कम है ही नहीं, बड़े की पोलर ऑपोजिट्स है और बड़े कभी कभी डिफीटेड होते हैं इनके हाथ। ये थोड़ा बहुत एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया ऑफ चाइल्डहुड है, लेकिन इस टाइप का यू कैन सी एटलीस्ट रिटन टेक्सचुअल फॉर्म्स। अब मैं यहाँ दो कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक कैटेगरी जैसे मैं बोली जहाँ पे एडल्ट्स बड़े बच्चों के रोल करते हैं, हाँ, फॉर अ चाइल्ड ऑडियंस। तो ये आपकी पुणे और बॉम्बे में, ये महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है, 1980s से ये है। समर वेकेशंस जब होता है तब बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल्स, बस बॉम्बे और पुणे में नहीं पर बहुत सारे जगहों में, सबर्ब्स में भी ये होता है, जहाँ पे लगातार 2 हफ्तों से ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं बच्चों के लिए। तो मैं कुछ स्लाइड्स, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दिखाना चाहती हूँ पहले, जहाँ पे बड़े बच्चों की एक्टिंग करते हैं। तो आई जस्ट शो यू ये प्ले, हाउ डू आई प्ले इट? स्लाइड शोइंग, हाँ, वेट, सो ये आई डोंट नो इफ आई कैन एनलार्ज इट, ये देख के समझ। ये एक नाटक है, ये बॉम्बे में 1996 से ये नाटक चल रहा है। पहले जो स्लमडॉग मिलियनेयर में कौन था जो प्रोटैगनिस्ट, वो लड़का देव पटेल ना, तो देव पटेल पहले ये जो लड़का खड़ा है इसका रोल करता था। तो फिर देव पटेल बनने के बाद बाकी लोग करते हैं।
तो ये जो है ये बॉय हू स्टॉप स्माइलिंग वर्किंग टाइटल नाम की एक ग्रुप की है। इट्स अबाउट एन 8-year-old बॉय हु हैज सर्टन ADHD, ऑटिज्म, थोड़ा ये सब टेंडेंसीज है और थोड़ा सोशली ऑकवर्ड है, ज़्यादा बात नहीं करता है और बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा चेस को लेके ऑब्सेस्ड है। फुल टाइम चेस के बारे में सोचता है, चेस मूव्स के बारे में सोचते हैं। उनकी एक बहन है अश्विनी, तो लड़के का नाम है मल्हार। अश्विनी खड़ी है लेफ्ट में येलो टी शर्ट में। अश्विनी उसकी बड़ी बहन है। मल्हार इज 8, अश्विनी इज 10 और अश्विनी की दोस्त है ये लड़की, नाम मैं भूल रही हूँ फिलहाल। तो ये दोनों लड़कियां नॉर्मल बच्चे हैं, ये लोग फुल टाइम खेलते वेलते हैं और मल्हार को छेड़ते भी हैं क्योंकि मल्हार इतना वियर्ड है। तो कहानी एक जगह पे ऐसे पहुंचता है जहाँ पे मल्हार, सॉरी इसका वीडियो नहीं है क्योंकि शूटिंग अलाउड नहीं था, मतलब वीडियो करना अलाउड नहीं था इनसाइड ऑडिटोरियम। तो एक मल्हार बच्चा भी है लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, नॉट जस्ट अबाउट चेस, अबाउट मैथमेटिक्स, अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पर ये दिखाया जाता है पूरी नाटक में कि वो लोगों का नाम जानता है, पॉलिटिशियंस के नाम जानते हैं, प्लेयर्स के नाम जानते हैं, लेकिन चीज़ क्या है एग्जैक्टली उसे होता क्या है वो उसको पता नहीं, ठीक है। और मल्हार का चलने का कुछ ऐसा, वो बाहों को थोड़ा तिरछा करके वो चलता है थ्रू आउट द नाटक, ऐसे ऐसे करके, कभी ऐसे नहीं रखता है, ऐसे होता है हमेशा। तो एक पॉइंट पे मल्हार का वियर्डनेस इतना बढ़ जाता है और घर पे उतना ही उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम बहुत हो गया, बहुत ये सब किए हो, चेस वेस की सपना छोड़ो, बैठ के अपनी पढ़ाई करो, मैथ्स के होमवर्क करो। और मल्हार मुस्कुराना छोड़ देता है। तो दिस इज व्हाई द प्ले इज कॉल्ड द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग। तो यहाँ पे बच्चे और बड़े एकदम दो इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं और बच्चे साथ में, मतलब अश्विनी और मल्लिका, सॉरी ये दोनों लड़कियों के नाम है अश्विनी और मल्लिका, ये दोनों मिलके कंस्पायर करते हैं मल्हार के साथ कि कैसे बड़ों को धोखा दिया जाए। माँ बाप कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट बुलाएंगे, मल्हार को कहीं भेजेंगे रिहाब के लिए, और मल्लिका और अश्विनी जैसे ही डॉक्टर आता है उसको बोलता है कि मल्हार का एक बहुत खराब बीमारी है, वो लोगों को काट देता है, कुत्तों को भी काट देता है, सबको एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी होता है, आप घर मत आइए, टेटनस लेना पड़ेगा, इस टाइप के डॉक्टर थोड़ा बहुत डर जाता है। तो ऐसे देखिए, जब वो डॉक्टर के बारे में बात भी करता है तब मल्हार सेज डॉक्टर भुसकुटे, ही इज द बॉस ऑफ द एनिमी कैंप। एनिमी कैंप यहाँ पे है माँ बाप और बाकी सारे एडल्ट्स, और डॉक्टर भुसकुटे हुए उनकी बॉस। हाँ, और बच्चे आपस में ऐसे भी बात करते हैं कि डॉक्टर भुसकुटे छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, इसीलिए नहीं जाना है, इसीलिए उसको झूठ बोल के डराना है, यही सब होता है। एंड में थोड़ा वो तारे ज़मीन पर टाइप का है, सब ठीक ठाक हो जाता है। पर ये एक जगह है जहाँ पे बच्चों और बड़ों का डिफरेंस, और जैसे डॉक्टर भुसकुटे जो है, ये मल्हार जो प्ले कर रहा है, जो एक्टर देशिक बंसाड़िया, इसका उम्र आप देख के गेस कर सकते हो कितना है? गेस कीजिए। हाँ, 16, 19, 35। हाँ, और ये जो लड़की खड़ी है मल्लिका, 38। हाँ, ये थोड़ा सा छोटी है, ये लेफ्ट में जो खड़ी है वो थोड़ा सा छोटी है, she's 29 or something, मतलब फिर भी हाँ। तो ऐसा है। अब मैं दूसरा एक स्लाइड वीडियो दिखाऊंगी। तो ये हिंदी और इंग्लिश में ये नाटक है। बच्चों को लेके जिस टाइप की परफॉर्मेंसेस आजकल होता है उसमें बहुत रेंज है, लेकिन कुछ बेसिक मोटिव्स होते हैं या कुछ बेसिक थीम्स होते हैं। एक थीम है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, बड़े नहीं समझते हैं, लेकिन बच्चे अलग हैं, बच्चे समझेंगे, और बच्चे हैं इसलिए उनका नेचर से, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चे ही बड़ों को सिखाएंगे। ये एक टाइप का नाटक हो गया। दूसरा है जो
आप खुद शायद देखे हो या पार्टिसिपेट किए हो इसमें, कि स्कूल बहुत ही एक जालिम टाइप की इंस्टीट्यूशन है जो हमारा बचपन छीन रहा है हमसे। और मतलब है ना, मतलब बंगाल में आप देखोगे बंगाली प्लेस तो उसमें तो मेलोड्रामा की बाय गॉड बहुत ज़्यादा है। उसमें बच्चे खो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप एकदम स्टेज पे गिर गिर के सर पटक पटक के रोते हैं। सब बोलते हैं कि हम बच्चों को ऐसे मार रहे हैं, फिर सबको रियलाइजेशन होता है बचपन क्या चीज़ है, उस टाइप की। और एक है बच्चे और वर्नाक्युलर लैंग्वेज के साथ एक कनेक्शन। जैसे आपको पता है 1990 से तो ये बिल्कुल आप मतलब इंसान नोटिस कर सकता है कि विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक बहुत सारे इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस भी हो गए हैं। और ये डिस्कोर्स आप सुने होंगे कि हमारे बच्चे और अपने ना ही अपनी भाषा जानते हैं, ना ही अपने कस्टम्स के बारे में उनको वो है। तो यहाँ पे देखो बचपन को कैसे देखा जाता है एज अ व्हीकल बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो ये बच्चे अगर अपनी भाषा नहीं जानेंगे तो ये खो जाएगा ये भाषा। जैसे बनारस में आर्टिजनल कम्युनिटीज के लिए बोलते हैं अभी चाइल्ड लेबर बैन किया गया है, तो सिल्क वीविंग कैसे किसी को पता रहेगा, सिल्क वीविंग कैसे करता है अगर बच्चे खुद नहीं करें तो कुछ इस अंदाज में अभी बहुत सारे रीजन्स में बच्चे और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को लेके नाटक लिखा जा रहा है, मंचित हो रहा है। तो ऐसे दो नाटक है, एक है पाई पाई गुजराती में और दूसरी है मम्मी तू आवी केवी, मतलब मम्मी वेयर आर यू। तो दोनों में ही एक ही डायरेक्टर का है, मनोज शाह, आइडियाज अनलिमिटेड कंपनी का नाम है। दोनों में ही ये थीम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती सुन के ही दे रिंकल अप देयर नोज, गुजराती खाना फफड़ा ढोकला ये सब सुन के ऐसे शक्ल बनाते हैं और बोलते हैं पिज्ज़ा चाहिए। आप वाकिफ हो ये दिस एग्जिस्ट्स नो, यू सी इट एल्सवेयर एज वेल। और माँ बाप एकदम हैरान रहते हैं। बाप जो है वो थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप की है, सूट बूट पहन के आता है, अंग्रेजी भी बोलता है, फफड़ा भी खाता है। लेकिन माँ जो है बेचारी सी जो होम मेकर, वो परेशान हो जाती है सबसे ज़्यादा क्योंकि उसके पास और कोई भाषा नहीं है बच्चों से कनेक्ट करने के लिए। तो both these plays are about this। पाई यहाँ पे काली पाई को लेके थोड़ा वर्ड प्ले है कि काली पाई को क्या कहता है यार हिंदी में, वो काना कोड़ी, ब्लाइंड it's a coin which is no longer फूटी कौड़ी, थैंक यू। हाँ, तो एक कोई बच्चे को किसी ने कहता है जा ये कानी पाई लेके आ, और वो बच्चा सोचता है चौको पाई सुना हो भाई, ये कानी पाई क्या है। तो मतलब उसकी गुजराती इतना ही खराब है। तो ये और मम्मी तो आने के लिए में बच्चे थोड़ा बड़ों बच्चों के लिए है। आई मीन दे आर 14-13 ऐसे उम्र के बच्चों के लिए। वो अपनी मम्मी को कहते हैं क्या आप गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनते हो, क्या आप बाल ऐसे बोरिंग तरीके से बनाते हो, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलते हो, फ्रेंड से मिलवाने में शर्म आता है, आप थोड़ा हेयर कट करवाओ, थोड़ा जीन्स वीन्स पहनो। और माँ एकदम मतलब समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और आगे और क्या क्या होने वाला है। तो ये जो सेकंड है, फर्स्ट वाला है सॉरी पाई पाई, इसमें बच्चे गुजराती सीखने लगते हैं एक पॉइंट पे। कब? जब उनकी मुलाकात होती है एक गुजराती नाना जी के साथ, अपना नहीं किसी और का एक नाना जी आते हैं जिनको अल्जाइमर्स होता है और वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। तो एक तरीके से दिखाते हैं कि वो उसके माँ बाप की तरह नहीं है, ट्रेडिशनल है। इसका मतलब ये नहीं कि ना बैठ के ऋग्वेद कोट कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है भाई। बच्चों की भाषा भी बोल लेता है यानी कि अंग्रेजी, लेकिन गुजराती में गाना भी गाते हैं जिससे बच्चों को मजा आता है। दिस इज हाउ द इंटरेस्ट इन देयर रूट्स कम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द इमीडिएट जनरेशन अबव देम बट फ्रॉम द जनरेशन अबव दैट। तो ये रहा पाई पाई की। एक सेकंड, पाई पाई, हाँ
गुजराती बोलने वाले या समझने वाले हो? थोड़ा ट्रांसलेट कर दोगे? जितना समझ में आ रहा है उतना बोल रहे हैं। मुझे तो तुमसे भी कम पता है, बोलो ना। किसी को पता तो नहीं चलेगा, जो मन में आया बोलो। एक और क्या समझे? मैम मतलब इसमें खुद ही बताया गया है कि जाने के लिए कहूँ तो जाऊँ छो, आने के लिए कहूँ तो आओ छो। ये एक्चुअली की जो भाषा है थोड़ी थोड़ी मतलब मिलती जुलती है राजस्थानी भाषा से, इसलिए थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। तो शी इज़ वेरी करेक्ट, और ये बिन गुजराती समझते भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये बस एक्सचेंज जो हो रहा है, एक्सचेंज इज नॉट जस्ट इंटरेक्शन, ही इज टेलिंग द बॉय द हाउ टू से थिंग्स इन गुजराती, राइट? वेरी बेसिक थिंग्स विच ही शुड हैव नोन एज अ गुजराती बॉय, बट ही डजंट। अब एक्टर को देख के उम्र गैस करो। क्या? 16? 60? नहीं, ये दादाजी नहीं भाई, ये जो दादाजी। अच्छा, अब आप लोग ऐसे खेलोगे? नहीं, 22 है ये। तो फिर अच्छा, ये एक मैं दूसरा वाला भी एक रिहर्सल का मैं दिखाती हूँ जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस यही वाला अच्छा, ये बस नाटक की पहले रिहर्सल चला था एक दिन पहले, और ये सारे लोग बैठे हैं एंड बाकियों का वीडियोस नहीं है, लेकिन दे आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 21 to 28, ऐसे ऑल दीज बॉयज सिटिंग देयर, और वो लोग बैठ के बहुत ही आलसी तरीके से रिहर्स कर रहे हैं, खड़े होके भी नहीं। बहुत बार किए हैं ये नाटक, लेकिन देखो जैसे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे ही स्क्रिप्ट देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बाहों को कैसे तिरछी एंगल में पकड़ पकड़ के, और आंखों का थोड़ा वो मैनरिज्म देखो कैसे गोल बना लेते हैं। फिर से हाँ, तो ये थोड़ा मैनरिज्म्स में ये डॉक्यूमेंट कर रही थी देखने के लिए। अब बिफोर आई गो फर्दर आई वांट टू शो यू, मम्मी तो अभी के भी से एक ये उनकी अभी माँ की आवाज़ आ रही है जो गुजराती माँ है। अब मम्मी की जो बहन आ जाती है, अच्छा, ये मैनरिज्म देखा आपने, जैसे वो बैग ऐसे फेंक दी, फिर ऐसे ऐसे की। ये जो लड़की है, she was 31 when she did this। वो साइमल्टेनियसली एक गुजराती सोप में एक 50 साल की हाउसवाइफ की रोल करती है। हाँ, और दिन में वो उसकी शूटिंग चलता है, रात में वो मम्मी में 14 साल की एक बच्ची की रोल करती है। अब I was trying to make sense of
the various techniques through which a child character or a child presence is established on stage. जैसे आप देख रहे हो कि ये बच्चे नहीं हैं, ये adolescents कभी-कभी है, लेकिन ये तो सारे they are above 20 and above. तो कुछ मैनरिज्म्स का मैं लिस्ट की थी देखने के लिए कि कैसे एस्टैब्लिश करते हैं. एक तो है जैसे मैं दिखा है कि बाहों को ऐसे एंगुलर मूवमेंट्स करना. दूसरा है पैर को बहुत जोर से जमीन पे मारना. हाँ, तो मैं एक है ये आंखों को गोल करते वक्त माउथ को थोड़ा पार्ट करना, जैसे कि हमेशा आश्चर्य हो. तो दिस वाज सम ऑफ द शॉर्ट हैंड्स टू एस्टैब्लिश कि ये बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं. पता अब बात ये नहीं है कि कितना रियलिस्टिक है ये परफॉर्मेंस, कि देख ये रियल बच्चे नहीं है, देख के सब किसी को समझ में आ रहा है, बट इट इज सफिशिएंट अमंग द सिस्टम ऑफ साइंस टू एस्टैब्लिश कि दिस इज द चाइल्ड कैरेक्टर व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द प्रोडक्शन. हाँ, और ये इस हद तक सक्सेसफुल रहा है कि पुणे में ये 2 साल पहले एक 45-year-old एक्टर, वो अभी भी बच्चों का रोल करता है, थोड़ा नाटा सा है और बहुत कूद सकता है, तो वो एक 7 साल का बच्चे का रोल करता है और वो चेन स्मोकर है. तो थोड़ा उसका मतलब रोल बाद में आता है, गैप्स रहता है. तो एक बार वो ऐसे इस नाटक में छान छोटे वाइट मोटे, ये नाटक का नाम, तो इसमें वो ब्रेक टाइम पे वो आके पीछे से निकल के सिगरेट पी रहा है. तब एक बैंड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम अप टू हिम एंड सेज, ए ये कोई अच्छी बात है, कोई 7 साल का लड़का ऐसे सिगरेट पी रहा है, बहुत गलत है. और वो एकदम चौंक जाता है कि दिस इज द एक्सटेंट टू व्हिच दे आर कन्विंस्ड. आप जब देखोगे बच्चे बच्चों की रोल कर रहा है, इस टाइप के एक्कोलेड जनरली नहीं मिलता है. बच्चे जितना बड़ों की रोल करता है उतना लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी देखने लगी. यहाँ पे कोई एक शायद है, ये किलकारी बिहार का है. नमस्कार जी नमस्कार. ये 1 साल पहले कोलकाता में आया था ये प्ले, नमस्कार जी नमस्कार. इट कवर्स अ रेंज ऑफ थोड़ा कोलाज टाइप का प्ले है. कहीं पे चाइल्ड लेबर, कहीं पे स्कूल में बच्चों को कैसे ज़्यादा रेस्ट्रेन किया जाता है, इन सारे थीम्स को जुड़ के एक कोलाज टाइप का बनाया. अब बच्चों का नाटक जब मैं देखती हूँ जहाँ पे बच्चे ही एक्टर्स लाइक ऑल चाइल्ड कास्ट हो, वहाँ पे आई नोटिस कि लगभग 40 नाटक हम बच्चों की देखे हैं जहाँ पे बच्चे ही एक्टर्स हैं, और वहाँ पे बहुत कम कोई मतलब डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द प्लॉट, बट बहुत कम बच्चा को दिखाया जाता है कि वो अकेला साइकिल चला रहा है या कुछ. जैसे ये बचपन दिखाना है और बचपन सेंट्रल थीम है कि बचपन कैसे खो रहा है, बचपन को कैसे रिप्रेस किया जा रहा है, तभी भी कलेक्टिव दिखाते हैं. और कलेक्टिव दिखा के बहुत ये इस टाइप का सीन आप बहुत ज़्यादा एनकाउंटर करोगे इन ऑल चाइल्ड कास्ट की. बच्चे पागलों की तरह भाग रहे हैं, पैर जोर से स्टेज पे मार के और अति उत्साहित होके कूद रहे हैं. मतलब बस कूद रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे टकरा जाए. हाँ, तो थोड़ा बहुत देखने के बाद मैं थिएटर फेस्टिवल्स में देखने के बाद जब मैं सिंगल प्रोडक्शंस होता था उसकी पहले रिहर्सल्स में जाती थी देखने के लिए, और ये जो रैंडम भागना, एक दूसरे से टकरा जाना, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ चीखना और कूदना एक साथ, हाथ ऐसे गोल गोल करके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट टेक्स सो मच ऑफ प्रैक्टिस इन फैक्ट कि जैसे मैं बोल रही थी कि till the age of 45 also some people play children, but usually actors stop playing child roles after they are 30-35, क्योंकि बोलते हैं कि बचपन दिखाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए होता है और उतना वो नहीं रहता है. You know what you call it? You run out of breath, कि सांस लेने
चलने में भी मुश्किल होता है, उतना कूदने में। तो जो जितना यंग हो उतना ही ये मुमकिन है तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ बच्चों की फॉर ऑल चाइल्ड कास्ट childhood can only be conveyed through this synergy, through this collective movement and this very calculated randomness। ये जो भावना, ये जो उत्साह है, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली क्रिएट किया गया है और मंचित किया गया है। हाँ, फिर ये 2015 में टिफली नाम का एक बाल नाट्य उत्सव होता है, दिल्ली में जनरली होता है, एंड उसमें बहुत सारे बच्चों की थिएटर वर्कशॉप्स होता है। तो थिएटर वर्कशॉप्स के दौरान मैं पहली बार देखी कि हाउ चिल्ड्रन देमसेल्व्स मेक सेंस ऑफ द रोल्स व्हिच आर गिवन टू देम। तो ये कोई पूर्वाभ्यास नाम का एक ग्रुप का इम्प्रोवाइजेशन वर्कशॉप था। तो बच्चों को एक बेसिक आइडिया दिया गया, जैसे डॉक्टर पेशेंट एनकाउंटर। अब आप लोग सोचो कैसे आप लोग इसको दिखाओगे। तो ये क्लास 5 और 6 के बच्चे हैं, 2 स्कूल से आए थे, डीपीएस और केंद्रीय विद्यालय, नहीं शिवनाथन भी था, 3 स्कूल्स थे। तो बच्चे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में बैठ गए, आपस में डिस्कस करने लगे। फिर मैं सुन रही थी कुछ कुछ बातें वो लोग बोल रहे हैं कि जो बीमारी है वो बीमारी वो खुद तय किए कि हंसने की बीमारी, हंसी नहीं रोकती है। पर ये भी उसके साथ वो तय किए कि पेशेंट होगा बच्चा और डॉक्टर इज ऑब्वियसली एन एडल्ट। और क्योंकि एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो 2 लोगों को डॉक्टर के असिस्टेंट बना रहे हैं, एक को फार्मासिस्ट बना रहे हैं, सबको एक एक रोल दे रहे हैं ऐसे। तो लगभग ऐसे 5 ग्रुप्स थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सब अपना अपना सोच के फिर दिखा रहे हैं कि क्या किए हैं। पर जब डॉक्टर जो बने हैं ना, जो बच्चे, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट एक छोड़ के बाकी 4 ग्रुप्स ऐसे दिखाया कि पेशेंट अंदर आता है, डॉक्टर ऐसे बैठे हैं, हाँ बताइए क्या बीमारी है, क्या दवा चाहिए आपको, हाँ, एंड एकदम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, कभी तो ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ बीइंग रियली इम्पोलाइट। हाँ, पर मजे की बात यह है कि somehow हाव भाव के से समझ में आ रहा है कि वो डॉक्टर फिगर है, because this is how they have chosen to recreate someone having authority। कि आंखें ना मिलाना, नॉनचैलेंस, अलोफनेस, उसी से ऑलमोस्ट वहीं पे एस्टैब्लिश हो रहा है कि आप जो बंदा यहाँ पे खड़ा है और बोल रहा है सर मुझे हंसी की बीमारी हुई है, प्लीज दवा दीजिए, मतलब ही लुक्स उतना ही सबऑर्डिनेट टू दिस पर्सन। तो ये मैं देख रही थी। फिर बच्चों को जैसे ही लाइक व्हेन दे आर गिवन चाइल्ड रोल्स टू प्ले देमसेल्व्स, ये देखने वाली बात है जो मैं रोने को लेके बोली कि जब वो बड़ों का रोल करते हैं तब नॉर्मली रोते हैं, जब बच्चों के रोल्स दिया जाता है बच्चों को तुरंत ये आ जाता है। हाँ, और ये कुछ वो इस्तेमाल करते हैं देह और देह के माध्यम से। एक है ये कूदना, बहुत कूदना, और जो सम ऑफ द एडल्ट एक्टर्स आल्सो यूज, थोड़ा डगमगा के चलना। आप देखना कि वो पाई की वीडियो में प्रशांत सवालिया वो डगमगा के चलता है ऐसे ऐसे करके। हाँ, तीसरा है पैर जमीन पे मारना, वो दोनों कैटेगरीज ही करते हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन। आंखें गोल बनाना, होठों से पाउट करना, ये चाइल्ड एक्टर्स डू इट मोर। गाल फुलाना ये बच्चे एक्टर्स खुद करते हैं बहुत ज्यादा, ये वाला चीज। और मुस्कुराना मुंह खोल के, बोल के माध्यम से भी ये दिस इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड कि दिस इज अ चाइल्ड प्रेजेंस एंड दिस इज नॉट समथिंग एडल्ट एक्टर्स यूज सो मच। तुतलाना, जब बच्चे मतलब 9 साल का बच्चा जिसको रोल बहुत समझ में आया है नॉर्मली बात करता है, लेकिन स्टेज में आके तुतलाना लगता है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस टू शो इट इज अ चाइल्ड कैरेक्टर। दूसरा जो माध्यम है इट इज यूज्ड बाय बोथ एडल्ट्स एंड चाइल्ड, जिस बहुत सवाल पूछना, ये क्या है, उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या करोगे, ये वाला। थर्ड है ये उतना
मेरे ख्याल से उतने प्रोडक्शंस में देखी नहीं, पर चाइल्ड कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए बच्चे बाकी सारे एडल्ट्स जो उनसे रिलेटेड नहीं है सबको एक फिक्टिव किनशिप टर्म से बुलाते हैं कि ड्राइवर अंकल, बस ड्राइवर अंकल, इस टाइप के। और एक है, आई डोंट नो हाउ टू कॉल, से इट इन वन वर्ड, जैसे बॉय हू स्टॉप स्माइलिंग में भी ये है। कुछ शब्द है, they will, if they end with certain vowels, then you know it's a child. जैसे गंदी या गंदा, उसको गंदू बोलना, छी कितना गंदू है रे, immediately the effect is it's a child presence. हाँ, तो ये these are some of the basic shorthands I thought of which are used by, sometimes used by adult and child actors, but primarily by the different categories differently to establish a child presence. Wait. So ये जो techniques I was looking at, both speech utterance techniques as well as bodily techniques, like no one is kidding anyone. The idea is not that we will realistically mime children as they really are. The idea is through a system of science I will convey, it's a shorthand, it's a code, कि दो मैं ऐसे आऊंगी तो दो ही चीज़ हो सकता है, बच्चा या पागल, फिर तुतलाने लगते हो तो बच्चा, पागल हट गया। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशंस यूज करके यू आर ऑलरेडी कन्वेइंग कि किसका प्रेजेंस है, कौन है ये फिगर। अब मुझे ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ये जैसे पाई नाटक में आप देखोगे जो दादाजी है वो भी थोड़ा डगमगा के चलते हैं और बच्चा जो है वो भी डगमगा के चलता है। हाँ, दोनों का डगमगाने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, दादाजी का थोड़ा और रिदमिक डगमगाना है और प्रशांत का है थोड़ा लड़खड़ाना टाइप की, और देखोगे तो समझ में आएगा। और दादाजी डगमगा रहे हैं, गा रहे हैं, प्रशांत भी गा रहा है, डगमगा रहा है, लेकिन दादाजी knows about life. प्रशांत को समझ में नहीं आता है पैसा से एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, पैसा कहाँ से मिलता है, ये उसका कांस्टेंट सवाल रहता है कि पैसा कहाँ से मिल रहा है लोगों को, वहाँ उसको जाना है। दादाजी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बोलते हैं, तारे नक्षत्रों के बारे में बोलता है, प्रशांत सुनता है। प्रशांत भी कभी कभी वापस देता है कि उसको पाई क्या है कैलकुलेट करना आता है, हाँ मल्टीप्लिकेशन आता है, वो भी दिखाता है कि मुझे भी पता है, आप अकेले नहीं हो हीरो, ये भी है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पॉपुलर कुछ आइडियाज है चाइल्डहुड को समझने के लिए। एक तो जैसे मैं बोली कि बिकमिंग्स, दूसरा है there is a very and this is something you know, this is a cyclical narrative of the body and of the being through the life course, कि शुरुआत जैसे हुआ था, जितना अंत की तरफ चलोगे वैसे तुम उसी पे आ रहे हो, तो तुम्हारा मूवमेंट्स वैसे ही थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, तुम भूलने लगोगे। यहाँ पे दादाजी को अल्जाइमर्स है, उसको एड्रेस बोलना नहीं आता है, प्रशांत को भी एड्रेस बोलना नहीं आता है। प्रशांत जानता है रोड है, घर है, हाँ, पर ये हम लोग सेकेंड चाइल्डहुड में बोलते हैं बुढ़ापे को, पर यहाँ पे ये कुछ कोड के माध्यम से दिखाया गया है ऑलमोस्ट कि दादाजी और प्रशांत are closer as beings to each other than Prashant would be to other adults immediately above him, like parents. उनका बहुत मेल है, बहुत सिंपैथी भी इस कारण है, पर वो अलग है। प्रशांत में करेज बहुत ज्यादा है। दादाजी बोलता है मुझे याद नहीं घर कहाँ है, मैं यहीं रह जाता हूँ, कहाँ जाऊँगी, बच जाऊँगा, पता नहीं कहाँ क्या होगा। प्रशांत बोले जहाँ भी जाओ, शायद उनके घर में डॉग होगा, कितना मजा आएगा, सोचो किसी के भी घर में घुस जाओ। हाँ, थोड़ा कुछ ऐसे कोड सिस्टम यूज करके दिखाते हैं कि बच्चे बड़ों मतलब एल्डरली सब्जेक्ट्स जैसे हैं पर नहीं भी। हाँ, ये जो लड़खड़ाना, तुतलाना, इनका एक तात्पर्य ये है कि द चिल्ड्रन आर स्टिल नॉट कंप्लीट ऑन अ डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम कि कौन तुतलाता है, जिसको अभी तक ठीक से बोलना नहीं आता है, कौन लड़खड़ाता है, कौन टकमगाता है भाई, जिनको अभी तक चलना ढंग से नहीं आता है, कूदता कौन है, जिसको पता नहीं है कि कूदना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे इन कंटेम्पररी थिएटर फॉर चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली संस्कार रंगटोली टाइप जो प्रोडक्शंस है, यहाँ पे डगमगाना, लड़खड़ाना, इनके बावजूद बच्चों को स्पेशल और प्रिविलेज तरीके से दिखाया जाता है कि वो कुछ, उनका दुनिया कुछ अलग है, उनकी भाषा कुछ अलग है। पर एट द सेम टाइम जब कैसे फिर दे आर एट पार विद एडल्ट्स, दे हैव द सेम कैपेसिटी एज एडल्ट्स, सो दे आर नॉट लेस। And in some ways this narrative says that they are differently capable than adults. कम नहीं, अलग, बहुत अलग। वो अलगपन दिखाओगे कैसे? शरीर के माध्यम से, बोली के माध्यम से। जैसे सोचते हैं, मतलब बार बार सवाल पूछना जिससे बड़े इरिटेट होते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही कुछ टेक्निक है। एक कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड सोशियोलॉजी में फिलहाल, जिसके बारे में हम सोशियोलॉजिस्ट भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो है कि चाइल्डहुड इज नॉट अ बायोलॉजिकल फेज। वो तो मतलब वरना सोशियोलॉजिस्ट का तो ब्रेड एंड बटर ही चला जाता। चाइल्डहुड इज अ बायोग्राफिकल फेज, इट इज कंस्ट्रक्टेड। बट फिलहाल कहा जा रहा है कि नो वन इज अ चाइल्ड एज दे आर, एज इट इज। जस्ट बिकॉज यू आर यंग डजंट मीन यू आर अ चाइल्ड। समवन इज मेड अ चाइल्ड थ्रू द रिलेशनशिप्स वन हैज। कुछ ऐसे कि तुम 80 साल की उम्र के हो गए और बड़ी बहन के सामने सिगरेट पी रहे हो गए, बड़ी बहन लगाएगी एक थप्पड़। यू आर मेड अ चाइल्ड इन द रिलेशनशिप। हाँ, थ्रू द इंटरेक्शन विद द डिफरेंट जनरेशंस चाइल्डहुड इज मेड। तो ये एक सेकेंड, ये पावरपॉइंट sorry I couldn't enlarge it, पर this is the scene from The Boy Who Stopped Smiling, जहाँ पे मल्हार को रिहाब में डालने की बात हो रहा है। डॉक्टर बुस्कुटे खड़े हैं येलो सूट में और मल्हार की पापा और मम्मी दोनों साइड में बात करें कि कैसे लेके जाए, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन में क्या कुछ हुआ है। और ये बहुत स्पार्स सेट है, ज़्यादा प्रॉप्स वॉप्स नहीं है। एक बड़ा प्रॉप है, वो है ये एबाकस का बोर्ड। ये एबाकस आप जानते हो ना, उसे बच्चे गिनते हैं। तो जैसे ही एबाकस है वैसे ही पता चलता है कि बचपन सेंट्रिक कुछ नाटक होने वाला है। और मल्हार, अश्विनी और मल्लिका अलग है, लेकिन मल्हार बहुत ज़्यादा तेज है। उसको वो माँ बाप की बात सुनने के पहले ही उसको समझ में आ जाता है कि उनको रिहाब में डालने की कोशिश होगी, ये वो। पर यहाँ पे देखो, मल्हार does not have two things. He doesn't have experience and he does not have sufficient information. हाँ, और इस सिनारियो में देखो कैसे मल्हार, ये जो एबाकस का बोर्ड है, इट्स एक्टिंग एज अ खिड़की, उसके पीछे खड़ा है वो। जैसे कि दिस इज व्हाट इज, वो कोशिश भी कर रहा है थ्रू द एबाकस सुनने की, बट इट इज व्हाट कम्स इन बिटवीन हिम एंड द एडल्ट्स who are planning to put him away. ये एक्सपीरियंस से याद आया, मैं अभी I'll just wrap it up very soon. This is where also it's a very curious way of understanding childhood and children, कि जो बच्चों के लिए नाटक करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बहुत बोलते हैं कि हम मानते हैं कि बच्चे बहुत ही स्पेशल है, वो बड़ों से कोई भी अंश में कम नहीं है, ये वो। लेकिन बहुत सारे कमर्शियल जो नाटक है बच्चों के लिए या सीरियस नाटक जो है, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जैसे बोल बिंदास नाम का एक नाटक है मराठी में, उसमें दे नेवर चूज a child to play the 9-year-old girl who is sexually abused. हमेशा वो 17-18 साल की लड़की ढूंढते हैं ये रोल प्ले करने के लिए। तो मैं डायरेक्टर से पूछी कि आप क्यों करते हो ऐसे? फिर बोलता है कि देखो, कोई 9 साल की लड़की
वो कैसे उसके पास तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे एम्पथाइज करेगा कि जो सेक्सुअली अब्यूज्ड हुआ है उसको क्या महसूस होता है। लेकिन कोई 16 साल की लड़की होगी या 17 साल की लड़की होगी, उसके साथ नहीं भी हुआ होगा, वो उसके एक्सपीरियंस के दौरान वो एम्पथाइज कर पाएगा। एक्टिंग में तो ये भी है कि यू आर सपोज टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ पीपल एंड देन रिक्रिएट द फीलिंग्स, द इमोशंस। So with children, no matter how child-centric the directors are, this comes in between. कि children have just started out, they can't fall back and put themselves in various positions and enact. हाँ? I'll wrap up here. मैं generally मेरा काम था बस to show you some of the slides and tell you that this is something to think about. अभी ये बच्चे स्ट्रक्चर से ज़्यादा प्रभावित है या उनके पास एजेंसी है, यही डिबेट में एजेंसी है भी तो कितना एजेंसी है, थिक एजेंसी या थिन एजेंसी, कुछ इस डिबेट के बीच ना सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड कहीं थम गया है, अटक गया है। और मेरा कोशिश ये रहा है थ्रू दिस प्रोजेक्ट टू ask a question which we do not usually want to ask as to what if, मतलब जहाँ पे 9 साल के बच्चे 9 साल के बच्चों की रोल करने के टाइम पे इतना ऑकवर्ड हो जाता है जैसे वो स्वांग कर रहा हो, मतलब ये स्वांग ही कह सकती हूँ मैं कि इतना ज़्यादा आर्टिफिशियलनेस है उसमें, जहाँ पे people in the 30s and 20s can play child roles, but people under 50 have to play it. जहाँ पे बंगाल में ये भी है कि हर रीजनल थिएटर सिनारियो का अलग कुछ फैसिनेशंस है। बंगाल में बहुत टैगोर सेंट्रिक कुछ नाटक बच्चों के लिए है, डाकघर एक है, दूसरा है टैगोर का अपना बचपन चिले वाला। तो उसमें जो लड़का रहता है 8 साल या 9 साल का लड़का, वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप का लड़का है। तो आप कोई भी अभी मानसून के टाइम पे बहुत सारे नाटक आने वाले हैं एकेडमी में, कोई भी देख लीजिए, उसमें देखोगे कि 9 साल के लड़का या 10 साल के लड़के के रोल प्ले करने के लिए जनरली चुना जाता है 7 साल की एक लड़की को, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होते हैं और जिनकी आवाज बहुत ही पतला होता है। हाँ, तो ये क्या अजीब सिनेरियो है, नहीं सोचो, जहाँ पे बच्चा अपनी एज कैटेगरी का एक्टिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास या तो एक्सपीरियंस नहीं है और स्टेज पे शी और ही डज नॉट लुक चाइल्ड लाइक इनफ। हाँ, तो मेरा प्रयास कुछ यही रहा है टू गो बैक एंड टू आस्क अ क्वेश्चन व्हिच शुड बी आस्क्ड कि बच्चा कौन है और बचपन क्या चीज है, एंड इसको मंच पे कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, that could give us one of the clues in understanding how a child is made, how childhood, what it is composed of. तो बस यही, thank you very much. बच्चा कौन है और बचपन क्या है, अपने विषय में डूबना क्या होता है, इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने महसूस किया होगा। लगभग 1.25 घंटा हम लोगों ने इस लेक्चर को सुना है, मनोरंजक भी है और बिल्कुल नया है। बात बचपन की हुई है, लेकिन बचपन के जिस एंगल को हम मिस कर जाते हैं समझने में, या वो नोटिस ही नहीं हम लोग कर पाते हैं, हिया ने वहां उंगली रखी है और शानदार उंगली रखी है। हमारी दुआएं हैं कि आपका ये काम, ये रिसर्च एक रिकॉग्निशन का। आज हमारे व्याख्यान में इतिहास से 2 फैकल्टी और प्रभात जी और रिजवी जी और राजाराम जी कला से और नीलांद्री रॉय जी कला से, परफॉर्मिंग आर्ट से उपस्थित हैं। आप लोगों के सवाल के साथ साथ मैं कला से जुड़े लोगों से निवेदन करूंगा कि एक छोटी टिप्पणी, क्योंकि आप कला से हैं और ये समाजशास्त्र से हैं, तो ज़रूर एक छोटी टिप्पणी होनी चाहिए। इससे पहले मैं सवाल के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप हिया जी से अपने सवाल पूछिए। हाँ, सेतु।
हाँ बाल अभिनय को दिखाने के लिए, स्टाइल एक्टिंग को दिखाने के लिए जब एक बाल कलाकार छोटा बच्चा जब एक्टिंग करता है उस एक्ट और एक वयस्क व्यक्ति भी एडल्ट पर्सन उस एक्ट को करता है, इन दोनों के एक्टिंग में एक का एक्टिंग ऐसा जिंदा एक्टिंग होता है जो कि व्यूअर्स तक, जो भी दर्शक है उन तक एकदम जीवित रूप में पहुंच जाता है। कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन दोनों के? दूसरी कभी ले लो आप। ठीक है, मैं सबका सुन लेती हूँ फिर। बिकॉज मैं पूछ लो भाई। हाँ मेरा भी सवाल इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बड़े कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और बड़ों का परफॉर्मेंस बच्चे करके अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों में मतलब उल्टा हो रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। और बच्चे का परफॉर्मेंस करने में थोड़ा जो आपने एक वर्ड यूज किया है कि वो मतलब अजीब सा लग रहा है, ऑकवर्ड फील कर रहा है। ऐसे एक और कोई कुछ और महिला ब्रिगेड एक सवाल। बचपन क्या है, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल के बारे में हम ये जानना चाहेंगे। इस लेक्चर से तो हमको यही लगा कि बचपन अपने आप में कुछ नहीं है, निशानों के माध्यम से यह बनता है और समाज समझता है, दुनिया समझती है, तो सब कुछ निशान ही है। इट्स ऑल अबाउट साइंस। क्या ऐसा है? कोई जवाब दो। आपकी जो सवाल रहा है, मैं इसको कैंसिल, मुझे फोटो दिखाना चाहिए। जो भी बोले नहीं बोले। हाँ ठीक है। पता नहीं यार, दबा दी। अरे अच्छा नहीं, फोटो नहीं है इसमें। देखिए एक फिलहाल लायन नाम का एक फिल्म आया है, पता नहीं आप सुने हो या नहीं इसके बारे में। लायन सुने हो? ऑस्कर में भी मतलब हाँ, तो उसमें एक लड़का है, सरू कैरेक्टर का नाम है, उसका शायद उम्र है 7 या 8। तो कहानी कुछ ऐसा है, शायद वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, नासिक या कहीं से वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, और एक सरू की एक्टिंग इज सपोज टू बी मच बेटर देन देव पटेल्स एक्टिंग एक्चुअली। अभी जैसे रिव्यूज़ आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि हाँ ये लड़का क्या मतलब बढ़िया एक्टिंग किया है, बड़े से बड़ा एक्टर भी एकदम वो हो गए। तो जो ये फिल्म की डायरेक्टर है, वो एक द गार्डियन में ही हैज़ रिटन अबाउट हाउ सरू से कैसे एक्टिंग करवाया गया है। तो एक जगह है जहाँ पे सरू सपोज टू फील लॉस्ट एंड नॉट लिटरली लॉस्ट, पर सोच रहा है कि आगे क्या होगा, इस टाइप का कोई सिनारियो है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। तो वो सीन शूट करने के लिए डायरेक्टर और कुछ लोग साइड से कुत्ते जैसे भौंकने लगे, जैसे सरू ऐसे ऐसे दिखने लगे, आंखें वैसे ही बड़े बड़े हैं। फिर कट किए, फिर एक दूसरे सिनारियो में कुछ और ऐसे इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे ही वाज लुकिंग अपसेट, वो लिया जुड़ दिए। अब ये सब बोलने के बाद थोड़ा ये डिस्कशन भी बनता है कि सो हैज ही acted well? Is that what we are talking about? These are various scenarios which have been sewn together, because in film you have this option of editing. Theater में तो it's a different game altogether, right? शायद कहीं पे मैं कोशिश कर रही हूँ आंसर देने की, शायद कहीं पे ये सेंस आता है कि मुझे वो करके दिखाना है जो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसमें मैं जितना घुस सकता हूँ उस किरदार में, उतना ज़्यादा अच्छा मेरा कला का प्रदर्शन होगा। तो कहीं पे दिस सेंस एग्जिस्ट, सो विच इज़ वाई
पता नहीं बच्चे सच में ऑकवर्डनेस महसूस करते हैं या नहीं, कह नहीं पाएंगे, लेकिन जब बड़े कर रहे हैं मजा भी कुछ इसी चीज से आ रहा है। एक फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है जिसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा काम करने की, वो है एज ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म आप लोग समझते होंगे कि क्रॉस, जब जेंडर क्रॉसिंग हो रहा है, हाँ, तो ये मारा गुबर का एक कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों की नाटक के कॉन्टेक्स्ट में वो डेवलप की थी कि लंबी हिस्ट्री है इसकी, दूसरे देशों में भी, चाइना में ये रहा है, रशिया में, इंग्लैंड में ये रहा है कि छोटे बच्चे जब बड़ों की रोल करता है या बहुत वरिष्ठ इंसान जब मतलब यंगर इंसान का रोल करता है, तब ऑडियंस को पता होता है कि इसका बेसिक एक्टर का एज क्या है और रोल का एज क्या है, और फ्रॉम दिस नॉलेज कम्स अ सोर्स ऑफ प्लेजर कि भाई बढ़िया एक्टिंग हुआ है। हाँ, अगर आप जानते हो किसी को कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन शाय टाइप का नर्टी एक बंदा है और वो स्टेज में एकदम डूड बन के कैसनोवा बनता है, फिर भी लगता है ना कि मतलब क्या एक्टिंग हुआ है। एज ट्रांसवेस्टिज्म का भी कुछ ऐसा ही मजा है, तो शायद इस कारण बड़ों का एक्टिंग ज़्यादा अच्छा लगता है बचपन के रोल में, और उल्टा भी है क्योंकि बच्चों की एक्टिंग का भी बहुत अपलॉज, बहुत अप्रिसिएशन होता है कुछ टाइप के रोल्स में। आप जैसे हजो पर जानते हो क्या, बंगाल, सो एनीवे लेट्स नॉट गो टू डिटेल्स, बट बहुत सारे ऐसे नाटक होता है स्पेशली बंगाल साइड में जहाँ पे थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा फोकलोर, थोड़ा नॉनसेंसिकल ये सब असेंबलेज से नाटक बनाया जाता है, और उसमें बाकी बच्चे सोच लीजिए 10-12 साल के बच्चे हैं, अलग अलग एज रोल्स कर रहे हैं, लेकिन सबसे दो बूढ़ों का रोल होता है कभी कभी फॉर कॉमिक रिलीफ, 2 वेरी ओल्ड बियर्डेड मेन, हाँ, वो सबसे छोटे जो है उनको दिया जाता है, और सबसे नाटे जो है, हाँ, 7 साल का और नाटा, उसमें देखते ही ऑडियंस एकदम वो प्लेजर आता है। ये तो बहुत स्ट्रैटेजिक है। अब तो वही मैं बोलूँ कि ऑकवर्डनेस है या नहीं पता नहीं, पर मज़ा का सोर्स शायद कुछ तरीके से ये है। प्रभात, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। मेरा बोलने का बस ये मतलब नहीं है कि चाइल्डहुड है ही नहीं, बिकॉज एट वन लेवल जो मैं सोच रही हूँ इस विषय में, और आई डोंट नो वेयर इट लीव्स अस एज सोशियोलॉजिस्ट्स। एक जो एक्ट्रेस है जिससे मैं बात की थी, शहजाद मल्लिका बनी थी बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग में, हाँ, तो शी इज टॉल, शी इज अ लिटिल ओल्डर देन मी जब वो ये रोल कर रही थी, और मतलब वो बहुत सीरियस नाटक करती हैं। बॉय के लिए वो बाल को, घुंघराले बाल है, उसको एक साइड में एक पॉम बनाई थी, बस उसी से काम हो गया थोड़ा बहुत, और तुतलाती थी बहुत। तो जब मैं उसे पूछी थी, क्योंकि उसका दूसरे नाटक में उसी टाइम पे बहुत ही अलग टाइप की वो किरदार में आई थी, तो आई वाज आस्किंग हर कि वो बाल वो ऐसे क्यों बनाए, वो डायरेक्टर बोली या खुद सोची। फिर वो बोली कि हम आपस में कभी कभी बात करते हैं रोल्स के बारे में, तो ये एक थ्योरी कह सकते हो, हम लोग सोचते हैं कि एक एक एज ग्रुप को सिग्निफाई करने के लिए एक एक बॉडी पार्ट को प्ले अप करना होता है। तो यंगर यू आर, लाइक एज यू ग्रो ओल्डर यू मूव डाउन, सो एकदम छोटों के लिए सर हिलाना, टीनेजर है तो चेस्ट एरिया, युवती युवा है तो हिप्स, और जब you're aged then knees, हाँ, so this is how they have imagined this shorthand for the body and different stages of the life course. मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि at this point जैसे मैं बोल रही हूँ कि beyond a certain age actors don't want to play children because they say they don't have the stamina. The actors also say कि हम बचपन का रोल, बच्चों का रोल कैसे करते हैं, ये तो एनैक्ट करने वाली कोई चीज नहीं है, हर किसी का बचपन होता है। उस बचपन के बारे में सोचो और उस बचपना इनोसेंस को जगाए रखो, तो ही तुम्हारा एक्टिंग बढ़िया होगा। इट इज नॉट समथिंग टू बी एक्टेड, दे थिंक दिस इज हाउ दे आर्टिकुलेट इट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक। Whatever they say, the actors who are usually chosen to play children are usually super energetic,
old and they have एक तो ये भी चीज इट इज नॉट कोइंसिडेंस कि जो हाइट में कम है इस टाइप के लोगों को ज्यादा चूज किया जाता है जब कास्टिंग होता है, ऑडिशन होता है फॉर चाइल्ड रोल्स। हाँ, थोड़ा लंबे जो लड़कों को आप देखें मम्मी तो आवी केवी में, वो टीनेजर्स के रोल में है। सो सिस्टम ऑफ साइंस है, ये एक चीज है सही में कि जिसके माध्यम से चाइल्डहुड इज कन्वेड आई वुड से। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक चाइल्डहुड इज ऑल्सो समथिंग विच हैज फिजियोलॉजिकल मूडिंग्स, और वो बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। वो कोई भी चीज़ की बायोलॉजिकल मूडिंग्स के बारे में बोलने से बहुत डरते हैं, बहुत लंबी बैटल रहे हैं इस वजह से शायद। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग which I also agree with. It is not just something which is tied to a physiological configuration. मैं जब PhD की फील्ड वर्क कर रही थी तो मैं हर people who were in their 80s and 50s, I would ask them when they thought that childhood had ended. तो एक औरत थे, she was 84, 24 not 24 परगनास में बड़ी हुई है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। and when I asked her when do you think your childhood ended, she said ये तो मुझे पता नहीं, मेरी शादी 14 साल की उम्र में हुआ था, मुझे लगता है मेरा बचपन तभी से शुरू हुआ क्योंकि घर में पापा और दादी बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और जब शादी हुआ, जो जिससे शादी हुआ उन्होंने गिटार खरीद के दिए और बोले कि सीखो, गिटार टीचर रखे, किताब खरीद के दिए पढ़ाई के बाद कि पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, लैंग्वेज टीचर रखे ताकि अंग्रेजी सीखे थोड़ा बहुत। और शी somehow associates both learning, freed of responsibilities and the indulgence with childhood. बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आवर खत्म। अब हम राजा राम जी से छोटी सी एक टिप्पणी इस पूरी प्रस्तुति पे सुनेंगे। राजा राम जी। Thank you, Rishi ji. Thank you for this wonderful lecture, Kiya ji. And first of all, I have to apologize that मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं ऐसे फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और जो अभी लेक्चर हम सुने हैं, लाइक इट इज़ हाउ कैसा बोलेंगे, जो थिएटर का मामला है, जो क्या थिएटर है, उसका रिसर्च बहुत साल से चल रहा है। अभी हम लोग का जो मैडम जी ने जो उठाया वो सवाल बहुत लाइक इट इज़ अ हिंड्रेंस इन थिएटर, लाइक लोगों का उसका आंसर्स नहीं मिल रहा है बहुत सारा चीज़ में। थिएटर एक चीज़ है, बहुत सारा जगह पे ये शुरू होता है लाइक कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस के बीच में और बॉडी एंड माइंड के बीच में। थिएटर हमेशा इसी के बीच में घूमते रहता है। तो ये इवॉल्व हुआ है, हमेशा सबका सोचता है बॉडी कैसा काम कर रहा है, माइंड बोल रहा है। कभी कभी ये बोलता है बॉडी जो कर रहा है, जो माइंड बोल रहा है, या बॉडी बोल रहा है और माइंड कर रहा है। ये कॉन्शियस सर्कल में चलता है। मगर मैडम जी ने जो उठाया है वो चाइल्डहुड का है। इसमें भी दो और चीज़ है, वेयर इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। और एक और मामला मैडम ने जो बोला हुआ है विच इज़ वेरी लाइक, हम लोग ये सर्कल में फिर से फंसा हुआ है। कितने लोग यहाँ पे टीवी देखते हैं और कितना ऐड आ रहा है इस टीवी पे, सब देखते हो टीवी पे ऐड, जिस इतना ऐड पे कितना बच्चे लोग आ रहे हैं आजकल। ये देख रहे हैं क्योंकि अभी हॉनेस्टी का इंडिया में बहुत क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो यहाँ से आ रहे हैं बच्चे लोग बिकॉज ऑफ दिस इनोसेंस। सो मैडम जी का जो पूरा लेक्चर में ये दो चीज़ मेरे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हाउ किड्स एनैक्ट एन अडल्ट एंड हाउ अडल्ट एनैक्ट किड्स। इस दोनों में ही एक्टिंग का पूरा कहा होता है। लाइक जो बॉडी और माइंड का बीच में ये इवॉल्वमेंट है। तो बहुत सारा मतलब अभी जो अनुपंकर का जो स्टूडियो है वो ऐसे है, लाइक जो बॉडी का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसी सीन में या उसी सीक्वेंस में अब उसी के बारे में, यार शायद लाइक लड़की छोड़ के गए हैं तो वो एक्टिंग में बोला हुआ आपका ऐसे कोई पहले हुआ है, उसके बारे में सोचो, उसी का एनैक्टमेंट लेके आओ। मगर जो अभी हम लोग काम करवा रहा है बच्चे के बारे में, सबका तो बच्चे के लेवल पे होता है,
everybody has crossed the childhood. But when child is on a stage और वो बड़ा का रोल करता है और सब लोग ये माने जाता है ऐसे ही, हाँ ये तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, इवन दो देयर इज नो एनर्जी, उनका स्टैंड्स खराब है, उनका बहुत सारा गलतियाँ हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड एंड इट इज़ टेकन एज एंड काइंड ऑफ एस्थेटिक एंड पीपल लव इट. But at the same time, when old people are there, they think that they try to break up the rules. that ऐसे ऐसे कर सकते हैं बच्चे, मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे, मगर उसमें इतना एनर्जी, मैडम ने कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, जो एनर्जी है वो बच्चे में अननोइंगली वो एनर्जी एक्सप्रेस होता है. और हम जितना बूढ़े होते जा रहे हैं, हम बचपन को भी भूल रहे हैं, एट द सेम टाइम हम लोग उसका खोज में फिर से जा रहे हो. बट इट्स लाइक जो मैडम जो बोला हुआ है 30 के बाद बहुत टफ है वो वापस आने में आपको. तो उसी का रोल में चाइल्ड सोशियोलॉजी, इट्स अ वेरी वंडरफुल टॉक विच वी हैव टुडे. इट्स अबाउट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ theatre also. It's about analyzing how kids enact the adulthood कब kids को enact कर रहे हैं, इसी के बीच में क्या चल रहा है. तो ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द Thing about the psychological factor, when a play goes on, director always feels that the two characters, like the Jeta, one is a big character, which is aged. He always have a tendency to go back to the child, what he has experienced or she has experienced, and the child always wanted that he or she might go back to the older age. যে আমি যদি এখন এই সময় বড় হতাম তাহলে কি হবে, আর যারা বড় তারা যদি আমরা আবার যদি সেই ছোটবেলাটা ফিরে পেতাম সেটা কেমন হবে, সেইটা আমার মনে হয় যখন থিয়েট্রিক্যাল পার্সপেক্টিভে দেখা হবে, ইফ দ্য ক্যারেক্টার্স আর চুজেন ইন দ্যাট ওয়ে, দে ইট গিভস আ গুড প্রেজেন্স টু দ্য অডিয়েন্স. যে ওই যে ছোটোবেলাটাকে ফিরে যাওয়ার যে প্রয়াস, সে সাইকোলজিক্যাল মোটিভটা, তখন দেখা যাচ্ছে প্লেটা খুব সুন্দর হয়ে উঠছে. অডিয়েন্স ইজ accepting that and giving some very good applause. That's all I can add it. अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं. बहुत बहुत धन्यवाद नीलाद्री जी, राजा राम जी. आप दोनों की जो टिप्पणी है ये इस ऐतिहासिक लेक्चर के साथ जुड़ गई है. हाँ, एक समाजशास्त्री व्याख्यान के बाद नाट्यशास्त्रीय टिप्पणी और ऐतिहासिक लोग और हम सभी प्रेसिडेंशियल ऐतिहासिक हैं. एक छोटी टिप्पणी के लिए मैं सत्यदेव जी को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन. सत्यदेव जी. धन्यवाद डॉक्टर ऋषि सर. मैं चूँकि नाटक और रंगमंच से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो सबसे पहले हिया मैडम को इनकी बहुत ही अच्छी मतलब सारगर्भित व्याख्यान के लिए मैं इन्हें सबसे पहले बधाई देता हूँ और आप लोगों की तालियां चाहता हूँ. तो आज का जो भले बच्चों की संख्या कम है, लेकिन आज का व्याख्यान जो रहा सही मायने में इंटरडिसिप्लिनरी है. तो इसमें बहुत ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हिंदी डिपार्टमेंट के लिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग और जो समझ रखते हैं और हम लोग सीखते हैं यहाँ, बहुत ही अच्छी बात है. कहने को मुझे बहुत कुछ है, मैंने बहुत लंबा पॉइंट नोट कर लिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नाटक पे एक अलग से व्याख्यान दूंगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा. छोटी छोटी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ. नेहरू जी ने कभी कहा था चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, और उसी के बरक्स अगर आप देखते हैं तो उससे पहले जो जिनके नाम से हम ये व्याख्यान हमारा चला रहे हैं प्रेमचंद के नाम से, तो प्रेमचंद की एक कहानी थी, ये बहुत ही अच्छी कहानी मानी जाती है. ईदगाह बाल मनोविज्ञान की कहानी है वो. उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ किया, रोल निभा लिया. मतलब आज जो बात चली है कि बच्चों में जो होता है एक उत्सुकता होती है कि वो रोल करें, तो वो सहज होते हैं. बच्चों में जो सहजता होती है वो बड़ों में नहीं होती. इसी वजह से जो लोग बड़े होते हैं वो बच्चे का रोल करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं, और वो रोल करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है बड़ों के लिए. और मैडम ने कहा कि जो इनका जो व्याख्यान रहा, मुझे लगा कि बच्चों की जो देह भाषा है
बच्चों के जो बच्चों की जो सहजता है उस पर उन्होंने बात की, और ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक तरह से मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का विषय भी रहा है। तो बहुत कुछ मैं कहना चाहूँ, लेकिन ज़्यादा समय देर हो गई है। आप लोग के लिए मैं अलग से एक व्याख्यान देना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम नोट कर लीजिएगा। मैं एक व्याख्यान देना चाहता हूँ रंगमंच पे। बहुत सारे अपने अनुभव साझा करूँगा रिसर्च का। थोड़ी सी एक और बात कहूँगा। मैंने भारंगम की बात की थी। भारत रंग महोत्सव का जो कंसेप्ट है वहाँ पे है, NSD में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ हर साल आयोजन होता है नाटकों का, लेकिन पिछले 10-15 साल से 2000 ईस्वी से कह लीजिए, जो इन्होंने टीच की बात की, 2000 ईस्वी से क्या हुआ, बच्चों की नाटकों में सक्रियता इतनी बढ़ गई, वहाँ इतनी बढ़ गई कि NSD ने उसके लिए एक अलग सा प्रोग्राम रखा जिसका नाम है जश्न बचपन। वहाँ बच्चों को समर में ट्रेनिंग दी जाती है गर्मी की छुट्टियों में, और ऐसा पूरे देश में होता है। देश का हर एक कोने में होता है। जैसा कि हमने कहा, भारत रत्न भार्गव का नाम लिया इन्होंने, मतलब पाठशाला नाटक को लेके बच्चों का। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का है जो डाकघर। तो बहुत सारे नाटक बच्चे वहाँ खेलते हैं, बड़े ही रोमांचक होते हैं। इसी तरह एक पोशाक नाटक हुआ था, उस पर मेरा रिसर्च है, MA में प्रोजेक्ट किया था। उसमें एक है निधि मिश्रा NSD की कलाकार है। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की, वो 30-32 साल की थी, और वो 10-12 साल की बच्ची का इतना बढ़िया उसने अभिनय किया, आप देखकर दंग रह जाते। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कौन कैसा अभिनय कर देगा, है ना। तो मैम का व्याख्यान जो आज रहा बहुत ही सरगर्भित रहा। एक क्वेश्चन जो मुझे अधिक प्रभावित किया प्रभात सर का, जो चिन्ह की व्यवस्था कह रहे हैं। आपने कहा कि चिन्ह जो है, जैसा कि कहा गया भाषा विज्ञान में चिन्ह शब्द प्रयोग होता है, लेकिन यही प्रयोग जो चिन्ह है नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के रूप में प्रयोग होता है। भरत मुनि ने उसका जिक्र किया है। तो इस तरह से चिन्ह शास्त्र जो है वो आंगिक अभिनय और भरत से लिया हुआ है, जिसको सस्यूर बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं जो भाषा वैज्ञानिक है। तो ये चिन्ह की व्यवस्था है, इन्होंने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया। और ये चिन्ह या जो अभिनय है, चिन्ह ही एक दूसरे को सबसे अलग आता है कि ये बच्चा एक्टर है, ये बड़ा एक्टर है, बूढ़ा एक्टर है। इसी तरह से एक और बात, लास्ट बात कह रहा हूँ कि यह भी कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वह बुजुर्ग दादाजी से अधिक करीब रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोनों अपने अपने उम्र और अवस्था में काफ़ी सहज होते हैं। इस वजह से दोनों में ज़्यादा तादात्म्य होता है बनिस्बत अपने पिता के। तो इसलिए जो अभिनय की जो कला है, इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं। बहुत भरत मुनि ने जो दिया है, अभी भी लोग बहुत सारे कर रहे हैं, उसको आधार बना के कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह आज का हमारा प्रोग्राम रहा, बहुत ही सफल मैं मानता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि दर्शकों से जब भरा हो तभी प्रोग्राम सफल होता है। आज का दिन इस मामले में ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि आज का व्याख्यान सही मायनों में इंटरडिसिप्लिनरी रहा। धन्यवाद। बहुत शानदार सत्यदेव जी। अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए अपने छात्र PG4 के छात्र कुमार गौरव सिंह को आमंत्रित करता हूँ। कुमार गौरव सिंह। नमस्कार। आज का जो भी विषय था कि रंगमंचीयता के माध्यम से बचपन को जानना, मैं सोचा था कि बचपन की बातें उठ के बार बार आएंगी। यहाँ पे बचपन कहाँ है? हमारी बचपन जैसे खो गई है। हम हमेशा बचपन को ढूंढते हैं कि बचपन है कहाँ। जब बच्चे होते हैं तो चाहते हैं कि बड़े हो जाएं, जब बड़े होते तो सोचते हैं बेकार के बड़े हो गए, बचपन ही अच्छा था। तो मेरा सवाल था, उस समय मैंने उसी पे पूछा था कि बच्चे ही बड़े का रोल करते हैं और बड़े बच्चे का क्यों? शायद यही कि हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो कि मैडम ने कहा। मैडम आपने कहा, तो मैं इस पर कहूँगा, आजकल बच्चे कुछ जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। तो डेविड एलकाइंड ने एक पुस्तक लिखी थी, हरीड चाइल्ड द हरीड चाइल्ड ग्रो अप टू फास्ट टू सून। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा बातें मैं भावुक होकर सुन रहा था कि मुझे बचपना याद आ रहा था। मैं सोच के आया था कि मैं आते ही बोलूँगा कि भालो छिलो मौजाए डूबे गए। और मैं अभी भी घबरा रहा हूँ कि यहाँ क्या बोलूँ, किस तरह से धन्यवाद दूँ। मैं घबराया हुआ हूँ। मुझे स्टेज फेयर आज महसूस हो रहा है कि स्टेज फेयर होता क्या। आज तक नहीं हुआ, मैं बहुत बार यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ कि स्टेज फेयर होता क्या।
मैडम धन्यवाद। इतना अच्छा आपका वक्तव्य था कि चारों तरफ से एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हुआ कि बचपना, वो मैं सोचा था कोई थ्योरी होगी, कोई लेक्चर होगा, लेकिन 2 नाटकों के माध्यम से आपने जो प्रस्तुत किया वो काबिले तारीफ थी। तो मैं यहाँ पे प्रेमचंद व्याख्यान माला की जो सीरीज सर ने तैयार की है और इसके माध्यम से जो हमें मिल रहा है, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैम आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका ही मंच है। तो इतनी ताली तो मेरी बर्थडे में भी कभी नहीं बजा है, मतलब सारे थैंक यू। आई वॉन्टेड टू जस्ट से अ वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद मुझे बीच में लगा था कि बहुत बेकार का है, पढ़ के कुछ बात नहीं बन रहा था, एंड आई वांटेड पीपल टू हियर इट, टू नो कि वेयर आई एम इन टर्म्स ऑफ इट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इन डिटेल। इट वाज रियली गुड टू गेट द फीडबैक, तो थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी हिंदी में लड़खड़ाना, स्वांग, मैं खुद ही सोच रही थी। बहुत अच्छा रहा, बहुत धन्यवाद।